जरा सोचिए कि हम एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं जो आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, और यही मनुष्य के ब्रिलियंस, इंड्योरेंस और रेजिलियंस का सबसे बड़ा उदाहरण है। हम जिन परिस्थितियों में अभी जी रहे हैं यह हम सभी के लिए, खासकर युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। यह समय हमें सिखाता है कि चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें उसे कड़ी टक्कर देनी होगी और हम विजयी होंगे, यह भरोसा भी होना चाहिए। इस साल कोरोना की वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को एक ऐसी जंग लड़ने के लिए मजबूर किया जिसकी अधिकांश लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब हम सामान्य जंग की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले फौज और हथियारों की तस्वीरें दिखाई देती हैं, मगर कोरोना से लड़ना एक ऐसी असाधारण जंग है जिसकी फ्रंट लाइन पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ योद्धाओं की भांति वह लड़े। वैक्सीन वितरण की पूरी तैयारी भी की जा चुकी है और मैं मानता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिक जल्द से जल्द वैक्सीन से जुड़े सारे टेस्ट और ट्रायल्स को वह पूरा कर लेंगे। वैसे रूस में बनी हुई स्पुतनिक वैक्सीन की खेप भी जल्द भारत आ रही है, ऐसा मुझे बतलाया गया है। साथियों, 2020 का यह वर्ष लगभग खत्म होने का है। यह साल पूरी दुनिया में और खासकर मेडिकल फैटर्निटी में बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। इस साल कोरोना की वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को एक ऐसी जंग लड़ने के लिए मजबूर किया जिसकी अधिकांश लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब हम सामान्य जंग की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले फौज और हथियारों की तस्वीरें दिखाई देती हैं, मगर कोरोना से लड़ना एक ऐसी असाधारण जंग है जिसकी फ्रंट लाइन पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ योद्धाओं की भांति वह लड़े और लड़ रहे हैं। प्रारंभ में तो डॉक्टर्स को जिस तरह का परिश्रम करना पड़ा उसको शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकता। बिना थके, बिना रुके लगातार वे काम करते रहे और ऐसे हालात में लड़ते रहे जो उन्होंने और उनके पहले की 4 पीढ़ियों ने देखा तक नहीं था। इससे पहले पूरी दुनिया में इस तरह के हालात करीब 100 साल पहले 1918 में स्पेनिश फ्लू के दौरान देखे गए थे और यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में सुना ही होगा और आपको अच्छी तरह जानकारी होगी। यह चिंता का विषय है। यह जंग तब तक जारी रहेगी जब तक दुनिया में वैक्सीन सभी लोगों तक पहुंच नहीं जाती। इसलिए जब हमारे प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कहते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, हमें उसे पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। और मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार में मोटे तौर पर यह सहमति बन चुकी है कि जब भी देश में वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू होगा तो सबसे पहले यह डॉक्टरों, पैरामेडिक स्टाफ और अन्य हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएंगी। वैक्सीन वितरण की पूरी तैयारी भी की जा चुकी है और मैं मानता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिक जल्द से जल्द वैक्सीन से जुड़े सारे टेस्ट और ट्रायल्स को वह पूरा कर लेंगे। वैसे रूस में बनी हुई स्पुतनिक वैक्सीन की खेप भी जल्द भारत आ रही है, ऐसा मुझे बतलाया गया है। साथियों, चिकित्सा क्षेत्र में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में अपनी एक हैसियत और एक अहमियत रखती है। इसकी एक अपनी अलग क्रेडिबिलिटी है। 100 वर्षों में से भी अधिक समय से यह संस्थान अब तक करोड़ों रोगियों का उपचार कर चुका होगा। कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जिनका जिक्र होते ही मन में जो पहला भाव आता है वह भाव होता है रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड का, सम्मान और आभार का। मैं कह सकता हूं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी
ऐसी ही एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम सुनकर हर किसी के मन में निश्चित ही सम्मान और एक आभार का भाव पैदा होता है। मेरा मानना है कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की अहमियत इस बात से ही पता चलती है कि इस संस्थान ने चिकित्सा क्षेत्र को ऐसे ऐसे दिग्गज दिए हैं जो खुद में एक इंस्टीट्यूशन है। यही कारण है कि जब भी इस प्रतिष्ठित परिसर में आने का मौका मिलता है तो मुझे गौरव की अनुभूति होती है। इससे पिछली बार 2018 में भी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन डे पर आप लोगों से जुड़ने का मुझे एक बार अवसर मिला था, लेकिन इस बार आप सबके समक्ष होना, आप सबसे जुड़ना, यह हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज आप सबके समक्ष होना मैं एक अवसर के रूप में देख रहा हूं, एक ऐसा अवसर जो मुझे हमारी पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का यह अवसर दे रहा है। कोरोना वायरस से लड़ते हुए हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी ने जिस सेंस ऑफ सैक्रिफाइस और सिंसियरिटी और सर्विस का उदाहरण दिया है, उसे पूरी मानवता हमेशा याद रखेगी। साथियों, इस महामारी के दौरान जिस प्रकार से अत्यंत समर्पण भाव के साथ हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी ने लोगों की सेवा की, जिस निस्वार्थ भाव से अपना सामाजिक दायित्व निभाया, पूरी मानवता उसकी हमेशा ऋणी रहेगी। और यह बात मैं कह रहा हूं तो हृदय की गहराइयों से कह रहा हूं। मैं केवल औपचारिकता का निर्वाह नहीं कर रहा, इसलिए मैं विशेष रूप से युवा वर्ग से कहूंगा कि आप इससे प्रेरणा लें और हमेशा अपनी डिग्री, अपनी योग्यता को एक सोशल ट्रस्ट समझें, न कि एक और इंडिविजुअल पोजीशन। यह कोई साधारण बात नहीं थी कि जब देश और दुनिया भर के लोगों को घर पर रहने की सलाह दी जा रही थी, तब हमारी मेडिकल कम्युनिटी के लोग प्रोफेशनलिज्म और सर्विस का उत्कृष्ट उदाहरण देते हुए लोगों को मेडिकल हेल्प देने में दिन रात जुटे थे। हमारे देश की सांस्कृतिक परंपरा में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, की कामना करने के बाद हम सबसे पहले सर्वे सन्तु निरामया, सभी स्वस्थ हों, की यह कामना करते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि सदियों से भारत के लोग यह मानते रहे हैं कि स्वास्थ्य और ज्ञान से बड़ा कोई धन दूसरा नहीं है। मैं याद दिलाना चाहूंगा गौतम बुद्ध के जीवन का वह 4 दृश्य जिसने उन्हें जीवन के इम्परमानेंस, अनिश्चितता की अनुभूति कराई थी। उनमें से एक था रोग से पीड़ित एक व्यक्ति का विलाप, रोना। उस समय महात्मा बुद्ध के सारथी चन्ना ने उन्हें बताया था कि सभी प्राणी बीमारी और दर्द के अधीन हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हमें यह रियलाइजेशन निराशावादी बना दे, बल्कि हमारा लक्ष्य तो हर पल इसका एंटीडोट खोजने का होना चाहिए और इससे लड़ने का होने चाहिए। इसी विचार के साथ लोगों को बीमारी की निराशा से बाहर निकालने और उन्हें एक नया और स्वस्थ जीवन शुरू करने में केजीएमयू 100 साल से भी अधिक समय से लोगों की मदद करता रहा है। साथियों, भारतीय परंपरा में 3 लोगों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। मां जो जीवन देती है, शिक्षक जो हमें जीवन के संघर्षों के लिए तैयार करते हैं, डॉक्टर जो रोग को दूर कर जीवन को संरक्षित करते हैं। तीनों का जो हमारे जीवन में योगदान होता है वह अनमोल है। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो 1 शताब्दी से भी अधिक पुरानी परंपरा है, उस पर हमें गर्व है। मगर किसी भी डायनेमिक इंस्टीट्यूशन का महत्व उसके इतिहास के साथ साथ उसके भविष्य पर भी निर्भर करता है। इसलिए आज 2020 में जब हम खड़े हैं तो एक संस्थान के रूप में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को हम 30 साल बाद यानी 2050 में कहां देखना चाहते हैं, यह तय करना भी काफी जरूरी हो जाता है। क्या संस्थान पूरी दुनिया में एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में अगले 30 सालों में स्थापित नहीं हो सकता? यह संभव है और आप यह कर सकते हैं।
अच्छी सेहत एक ऐसा विषय है जो रोग और इलाज के अलावा एक ऐसे हॉलिस्टिक अप्रोच से जुड़ी हुई है जिसमें हेल्थ केवल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पर भी निर्भर नहीं रहती। इस हॉलिस्टिक अप्रोच को अपनाते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आयुष मंत्रालय का गठन किया, जिसमें तमाम परंपरागत पद्धतियों का संवर्धन करना और उन्हें बढ़ावा देना यह हमारी सरकार का उद्देश्य है। आज हम अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों से परिचित हैं। तौर तरीकों में भिन्नता के बावजूद सभी चिकित्सा पद्धतियां एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ती हैं और वह है मनुष्य को उत्तम और बेहतर स्वास्थ्य का सुख देना। 135 करोड़ की आबादी वाले इस भारत में चिकित्सा सुविधाओं का कितना अभाव है, इसकी जानकारी आप सबको है। 135 करोड़ आबादी के आरोग्य और स्वास्थ्य की चिंता करना इस सरकार के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मौजूदा समय में भारत में हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट स्पेंडिंग जीडीपी का 1.16% है, जो सभी ब्रिक्स देशों में से काफी कम है। यदि प्राइवेट सेक्टर द्वारा हेल्थ सेक्टर में बड़े पैमाने पर खर्च नहीं होता तो भारत में हेल्थ केयर की स्थिति और भयावह होती। भारत में हेल्थ केयर का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस लगभग 59% है, जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर तोड़ने के लिए काफी है। इस देश का गरीब चिकित्सा पर होने वाले खर्च के बोझ के चलते चिकित्सा सुविधाओं से महरूम न रहे, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल सितंबर महीने में से देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का इलाज मुफ्त करा सके, ऐसी आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की है। 10 करोड़ गरीब परिवार का मतलब हुआ कि भारत के करीब 50 करोड़ लोगों को सरकार ने एक ऐसा स्वास्थ्य रक्षा कवच प्रदान किया है जिसके अंतर्गत गरीब से गरीब व्यक्ति भी 1574 मेडिकल प्रोसीजर्स करा सकते हैं। आज यह बात स्थापित हो चुकी है कि सरकारी खर्च पर आधारित आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य रक्षा योजना है। जो संख्या अभी मेरे पास मौजूद है उसके मुताबिक अब तक देश के करीब 1.5 करोड़ लोग इस योजना के अंतर्गत अपना इलाज करा चुके हैं। उनके इलाज में भारत सरकार ने अब तक लगभग 17,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि लोगों पर मेडिकल एक्सपेंसेस के कारण आने वाला आर्थिक बोझ कम हो, इसलिए सरकार ने यह पॉलिसी बनाई है कि पब्लिक हॉस्पिटल्स के माध्यम से जनता को फ्री डायग्नोसिस या फ्री इमरजेंसी केयर की सुविधा मिले। साथियों, एक बेहतर और स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें बड़े बदलाव की जरूरत काफी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। और यही कारण है कि पिछले साल हमारी सरकार ने 1956 में बनी इंडियन मेडिकल काउंसिल के स्थान पर संसद में कानून बनाकर एक नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना की। देश में मेडिकल कॉलेज और डॉक्टरों की संख्या आवश्यकता से काफी कम है, इसलिए हम इसकी संख्या बढ़ाने पर बल दे रहे हैं। साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी तब देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या सिर्फ 381 थी, जो आज बढ़कर 541 हो गई है। आज देश में 22 नए एम्स का काम प्रोग्रेस पर है। इसी तरह 2014 में कुल मेडिकल सीटों की संख्या यहां पर 54,348 थी, जो 2020 में अब बढ़कर 80,312 हो गई है। इस वृद्धि के बावजूद मैं कह सकता हूं कि देश में ट्रेंड डॉक्टरों की संख्या अभी भी जरूरत के मुताबिक काफी कम है। अब सरकार देश में करीब 3.5 लाख कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स देश के हेल्थ सिस्टम में जोड़ दे जा रही है, ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच सके। साथियों, आज हम एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स में जी रहे हैं, पर इस समय ह्यूमन रेजिलियंस
और मनुष्य की कभी न हार मानने वाली भावना की सबसे उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भी हमें देखने को मिल रही है। जरा सोचिए कि हम एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं जो आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, और यही मनुष्य के ब्रिलियंस, इंड्योरेंस और रेजिलियंस का सबसे बड़ा उदाहरण है। हम जिन परिस्थितियों में अभी जी रहे हैं यह हम सभी के लिए, खासकर युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। यह समय हमें सिखाता है कि चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें उसे कड़ी टक्कर देनी होगी और हम विजयी होंगे, यह भरोसा भी होना चाहिए। आप सभी इस नेवर गिव अप स्पिरिट के साथ काम करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी तरफ से जितने भी हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के सभी मेडिकल जो विनर्स हैं उनको भी अपनी तरफ से बधाई देता हूं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रहा है, इसलिए उनको अवार्ड मिल रहा है। इसलिए आज वह मेडल विनर के रूप में आज अपना अवार्ड प्राप्त करेंगे। उनको मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। मैं पुनः आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।